कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भागों को सुनना ना भूलें। कहानी के पिछले भागों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी। ये औरत मेरे बच्चों तक पहुंच गई। एक पल के लिए भय से अर्चना कांप गई, लेकिन अगले ही पल गुस्से से अर्चना का चेहरा तमतमा गया। वह धीरे से फुसफुसाई, चुड़ैल कहीं की, जाने कौन से कुकर्म करके बैठी है जो मुक्त नहीं हो पाई, भटक रही है जाने कितने जन्मों से। अर्चना के बच्चों पर कोई आंच आ जाए, यह अर्चना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। अत्यधिक क्रोध के कारण अर्चना की रगों में बहता खून उबलने लगा। माँ की इसी ममता रूपी तलवार से हर अलाय बलाय कट जाती है। अब इस वक्त अर्चना के दिमाग में डर का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है, बल्कि अब वह क्रोध से कांप रही है। अर्चना की आंखों से नींद उड़ चुकी है। बेटी के पास बैठी अर्चना मन ही मन सोच रही है, तू क्या समझ रही है? तू मुझे डराकर इस मकान से भगा देगी, भूल जा। इस मकान से मैं नहीं, तू जाएगी। मैं देखती हूँ तेरी ताकत कितनी है। मार दिया होगा तूने तुलसी जी और उनकी बीवी और दीनू को, मगर मेरे परिवार के पास फटकने की हिम्मत भी ना करना, वरना जला डालूंगी तुझे। आत्मविश्वास की अधिकता के कारण अर्चना के नथुने फूल गए थे। अर्चना ने बेटी के माथे को सहलाया, फिर उसी के पास लेट गई। अर्चना ने आंखें बंद कर ली। अर्चना के दिमाग में बहुत ज्यादा तनाव भी था, मगर कुछ हद तक वह खुद को तनाव मुक्त भी महसूस कर रही थी, क्योंकि जो अब तक कहानी में सुन रही थी वह सच उसके सामने आ चुका था। अर्चना की आंखों पर नींद के बादल छाने लगे। अर्चना को महसूस हुआ कि उसका बदन बहुत हल्का हो गया है, जैसे वह हवा में लेटी है। अर्चना ने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, मगर वह आंखें खोल नहीं पाई। अर्चना के कानों में कुछ आवाज आई। अर्चना अर्धबेहोशी की हालत में आ गई थी। अर्चना ने ध्यान से आवाज को सुना। शायद यह चूड़ियों की आवाज है। चूड़ियां। आंखें बंद किए पड़ी अर्चना अर्धबेहोशी की हालत में आ गई। वो अपनी आंखें खोलने की बहुत कोशिश कर रही थी। सहसा अर्चना को कुछ नजर आया। वही लाल साड़ी पहने खूब गोरी औरत नजर आई। अर्चना सर को धीरे धीरे झटक कर वास्तविकता को समझने की कोशिश करने में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है, लेकिन उसका शरीर उसके दिमाग का कहा नहीं मान रहा है। उसका अपने शरीर पर से ही नियंत्रण खोता जा रहा है। अर्चना अपनी पलकों को खोलने की जी तोड़ कोशिश करती, मगर तुरंत ही पलकें बंद हो जाती है। बार बार अर्चना को बस वही औरत कमरे में कभी इधर कभी उधर तरफ खड़ी नजर आ रही थी। अर्चना को लगने लगा है कि वह एक ऐसी दुनिया में आ गई है जहां उसके और उस औरत के सिवा कुछ और नहीं है। अर्चना ने अपने होठ हिलाए और मन ही मन अपने सामने खड़ी औरत से पूछा, तुम कौन हो? अर्चना का सवाल सुनते ही औरत पीछे सरक गई और घुटनों में अपना मुंह छुपाकर रोने लगी। अर्चना ने अपने पैर के अंगूठे को हिलाया और उठकर उस रोती हुई औरत के पास जाकर खड़ी हो गई। अर्चना खुद को किसी आभासी दुनिया को महसूस कर रही, जहां उसके पांव जमीन को नहीं स्पर्श कर रहे थे। अर्चना ने उस रोती हुई औरत से फिर पूछा, कौन हो तुम? अर्चना को ताज्जुब हो रहा था कि उसको अपनी आवाज तो सुनाई दे रही है, लेकिन उसे पूरा विश्वास है कि मैं नहीं बोल रही हूँ। अर्चना को इस वक्त ठीक वैसा ही महसूस हो रहा था जैसे किसी हिप्नोटाइज व्यक्ति को महसूस होता है। दो तरह की दुनिया में रहने का भ्रम। अर्चना के पूछने पर वह औरत उठकर खड़ी हो गई। उसकी लाल साड़ी और लंबे लंबे काले घुंघराले बाल इस तरह उड़ रहे थे जैसे बहुत तेज हवा चल रही हो। अर्चना अभी तक अपनी आंख पूरी तरह खोल भी नहीं पा रही थी, मगर वो हकीकत की दुनिया से खुद को जोड़े रखने का भरपूर प्रयास कर रही थी। मैं जानती हूँ तुम मर चुकी हो।
वह औरत कुछ बोलने लगी थी, मगर अर्चना को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या कह रही है। अर्चना का शरीर आगे पीछे डोलने लगा। वह खुद पर काबू करते हुए उस औरत की बातों को ध्यान से समझने की कोशिश करने लगी। उस औरत की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बताने लगी, हाँ, मैं जिंदा नहीं हूँ क्योंकि मुझे मार दिया था। मार दिया? किसने मार दिया? शराब के नशे से लड़खड़ाती आवाज की तरह अर्चना की आवाज निकली, क्योंकि मेरे सामने ही उसका कत्ल कर दिया गया। वो औरत जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज से अर्चना को चिंता हुई कि मोहल्ले वाले कहीं इसके रोने की आवाज न सुन ले। कत्ल? किसका कत्ल? अर्चना चौंक पड़ी। अर्चना पूरे होश में आ गई। वह औरत कोने में सिमटी बैठी थी। अर्चना उसके सामने कुर्सी डालकर बैठ गई और अपना सवाल दोहराया, किसका कत्ल? किसने किया? जमींदार ने किया कत्ल, अपने साथी का, मेरे सामने। उस औरत की आंखें इस तरह स्थिर हो गई थी जैसे वह कुछ बता रही है। वह उसकी आंखों के सामने हो रहा है, वो उसे देख रही है। जमींदार, उसका साथी, किसकी बात कर रही हो तुम? अर्चना ने पूछा तो औरत थोड़ा और पीछे हटकर दीवार से सटकर खड़ी हो गई और अपने हाथ की उंगली से सामने की दीवार की ओर इशारा किया, उधर देखो। अर्चना ने गर्दन घुमाई तो उसे दीवार की जगह पर एक अंधेरा खंडर सा दिखाई दिया जिसमें 2 लाइट चल रही थी। अचानक उठी और उस अंधेरे खंडर के अंदर चली आई, जहां 2-3 मजदूर खंडर के मलबे को खोद रहे थे और 2-3 मजदूर औरतें बाहर खड़े ट्रैक्टर में वो मलबा भर रही थी। उन मजदूर औरतों को देखकर अर्चना स्तब्ध रह गई। हैरानी से उसकी आंखें फैल गई और मुंह खुल गया। उन मजदूरों औरतों में से एक औरत वही थी, झक सफेद अंग्रेज जैसी, खूब गोरी, लाल साड़ी पहने, हाथों में भर भर लाल चूड़ियां, जो मलबा उठाते समय खनखना रही थी। अर्चना उन सबको देख रही थी, मगर किसी का भी ध्यान खंडर में किनारे खड़ी अर्चना पर बिल्कुल नहीं था। उस लाल साड़ी वाली औरत ने भी अर्चना की तरफ नजर नहीं डाली। एक अधेड़ उम्र का आदमी उन सबको निर्देश दे रहा था। अर्चना समझ गई कि यह वही जमींदार होगा, मगर उसके बाकी के 2 साथी नहीं दिखाई दे रहे थे। 4 बज गए, किसी ने बोला। अर्चना ने देखा, बस काम खत्म करो। दिशा निर्देश देता हुआ वह जमींदार था। सब लोग ट्रैक्टर में बैठकर घर जाओ, सुबह 8 बजे तक आ जाना। ठेकेदार की बात सुन सभी मजदूरों ने अपने हाथ में पकड़े फावड़े, तसले, खुदाले आदि किनारे रख दिए और पसीना पोंछते हुए ट्रैक्टर पर चढ़ गए। सब अर्चना के बिल्कुल पास से गुजर रहे थे, मगर उसे बिल्कुल अनदेखा करते हुए अर्चना को अब समझ आ गया था कि वो अतीत में आ गई है। तब उसके मकान की जगह खंडर पड़ा था। अचानक अर्चना की नजर इठलाकर चलती हुई वह लाल साड़ी वाली औरत भी अपनी साड़ी के पल्लू को झटक कर धूल गर्दा झाड़ती हुई ट्रैक्टर में बैठने के लिए जाने लगी, तो जमींदार ने उस औरत की कलाई पकड़कर उसे रोक लिया और धीरे से आंखों से कुछ इशारा करते हुए बोला, तुम रुक जाओ, तुमसे जरूरी काम है। कहकर वह जमींदार मुस्कुराया। बदले में वह औरत भी उस आदमी को झटका देकर अपना हाथ छुड़ाकर बोली, ठीक है, हम उधर बैठे हैं, आ जाना थोड़ा जल्दी। कहकर वह औरत मुस्कुराती हुई खंडर के एक अंधेरे कोने में गुम हो गई। रात का वक्त है। अर्चना ने देखा, थोड़ी ही देर में वह इलाका साई साई करने लगा है, क्योंकि उस समय इधर इलाके में ज्यादा आबादी नहीं थी। बहुत दूर दूर लोगों के घर बने थे। बीच में खंडर और मिट्टी के टीले हैं। उस इलाके में बने चंद घरों में लोग आराम से सो रहे थे। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि वहां 2 आदमी और आ गए। आने वालों की शक्लें अर्चना को नजर नहीं आई। उनके हाथों में दावत का सामान था। जायकेदार खुशबूदार नॉनवेज की महक अर्चना की नाक तक पहुंच गई थी। शराब की बोतलें, उनके हाव भाव देखकर अर्चना को साफ साफ लगा कि इनके इरादे ठीक नहीं है।
अर्चना किनारे हटकर खड़ी हो गई। लाइट्स धीमी हो गई थी। चांदनी रात में वो खुदा हुआ खंडर बहुत रहस्यमय लग रहा था, जहां अपने ही साए से डर लगने लगे। दोनों आदमी भी साए की तरह ही काले काले नजर आ रहे थे। जब वो खंडर के अंदर दाखिल हो गए तो वहां पहले से मौजूद जमींदार ने उन दोनों आदमियों से हाथ मिलाया और फिर वो तीनों खंडर के उसी अंधेरे हिस्से की तरफ चले गए जहां कुछ देर पहले वह औरत गई थी। अर्चना कुछ देर बाहर खड़ी रही। फिर उसे लगा कि जब औरत ही राजी है तो कोई और क्या कर सकता है। अर्चना ने खंडर के बाहर जाने के लिए अपना पांव उठाया, मगर ये क्या, अर्चना का पांव तो हिल ही नहीं पा रहा था, बिल्कुल सुन्न हो गया। अर्चना ने पूरी ताकत लगाकर अपना पैर उठाने की कोशिश की, मगर पैर अपनी जगह से इंच भर हिलने को तैयार ना हुआ। अर्चना घबरा उठी कि यह क्या हुआ, कहीं यह खड़े खड़े भूख और प्यास से उसका दम ना निकल जाए। तभी अर्चना खंडर के अंदर जाने के लिए अपना कदम बढ़ाया। अर्चना ये देखकर दंग रह गई कि खंडर के अंदर जाने के लिए उसका पैर उठ गया है, बहुत ही आसानी से। अर्चना दबे पांव उसी अंधेरे कमरे की ओर बढ़ गई जहां औरत सहित वो तीनों आदमी गए थे। अर्चना को यह देखकर बहुत अजीब लग रहा था कि वह जमीन पर कदम धरती हुई नहीं चल रही थी, बल्कि खड़े खड़े बड़े आराम से सरकती हुई आगे बढ़ रही थी। अर्चना अचानक ठिठक गई। उसके मन में आया कि ये तीनों आदमी मौज मस्ती करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, ऐसे में अंदर जाकर खुद को शर्मिंदा करना ठीक नहीं। अर्चना किनारे खड़ी होकर ही उन सब के बाहर आने का इंतजार करने लगी। तभी अर्चना का माथा ठनका कि वो यहाँ खड़े होकर उन आदमियों के बाहर निकलने का रास्ता क्यों देख रही है। उससे क्या मतलब, कोई कुछ भी करे, वो इस खंडर में आई ही क्यों है। अचानक अर्चना के कान में उन आदमियों की बहसबाजी की आवाजें आने लगी। अब अर्चना ने अंदर झांक कर देखा। तीनों आदमियों के बीच में किसी बात को लेकर तो मैं शुरू हो गई है। अर्चना उन आदमियों की बातें सुनने की कोशिश करने लगी, मगर अर्चना को सब कुछ बहुत अस्पष्ट सुनाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कान सुन हो गए हैं, जबकि वह उन आदमियों से जरा सी दूरी पर ही खड़ी थी। मगर ऐसा सुरमई अंधेरा था कि किसी के चेहरे साफ साफ नजर नहीं आ रहे थे। देखते ही देखते उन तीनों आदमियों में हाथापाई भी शुरू हो गई। उन्हीं के साथ अंदर आई लाल साड़ी वाली औरत सहमी सी अलग खड़ी थी और फिर एकदम से पलक झपकते ही खंडर में पहले से मौजूद जमींदार ने किनारे रखी कुदाल उठा ली, जिसे देखकर उसका एक साथी सहम गया। वह भागने ही वाला था कि तभी वहीं मौजूद तीसरे साथी ने उसे पीछे से कसकर पकड़ लिया। अर्चना को इतना तुरंत समझ आ गया कि जमींदार का साथ दे रहा है एक साथी। खुद को पकड़ से छुड़ाने के लिए वो आदमी पूरा जोर लगा रहा था। जितना जोर वो लगाता, पीछे खड़ा आदमी उस पर अपनी पकड़ उतनी ही सख्त कर देता। हाथ में कुदाल लेकर खड़े जमींदार ने भग से उस आदमी के पेट में कुदाल घुसा दी। उस आदमी के पेट से खून का फव्वारा निकल पड़ा और वो आदमी फड़फड़ाकर ढेर हो गया। खंडर के अंधेरे कोने में खड़ी अर्चना की टांगें कांपने लगी। उसका जी चाहा कि वह जोर से चीखकर वहां से भाग जाए, मगर अर्चना के गले से आवाज नहीं निकल पाई। वह भाग भी नहीं पाई। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पैरों को कसकर पकड़ लिया है। छोड़ो मुझे छोड़ो, अर्चना के कानों में महीन सी की आवाज पड़ी, मगर ये आवाज अर्चना की नहीं थी। अर्चना ने देखा वह लाल साड़ी वाली औरत भागने की कोशिश कर रही है, मगर एक आदमी ने उस औरत को कसकर पकड़ लिया और उसका हाथ पकड़कर उमेट दिया। लाल साड़ी वाली औरत दर्द से करहा उठी। अपने हाथ को थामे हुए वह गुर्राई,
मैं सबको बता दूंगी तुम लोगों ने खून किया है। उस औरत के शरीर में बिजली की ताकत आ गई। उसने अपने आप को आदमी की गिरफ्त से छुड़ाया और भागी, मगर भाग ना पाई। खत्म करो इसको भी, जमींदार बोला। उसके साथी ने उस औरत को भी कसकर जकड़ लिया। वो औरत पैर पटकते हुए चिल्लाई, तुम दोनों नहीं बचोगे, बचेगी तो तू नहीं, कहकर जमींदार ने अपने हाथ में पकड़े खून सनी कुदाल को उस औरत के पेट में घुसाकर उसका शरीर ठंडा कर दिया। यह सब देखते हुए अर्चना की सांसें बहुत जोर जोर से चल रही थी। अर्चना की कनपटी से टपकता पसीना बहकर उसके पैरों तक आ गया। अर्चना को अपना शरीर बर्फ की तरह ठंडा महसूस हो रहा था। औरत खून से लथपथ जमीन में पड़ी थी। उन दोनों आदमियों के चेहरे को देखने की बहुत कोशिश की, मगर कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। उन दोनों में से किसी की एक आवाज सुनाई दी, दफना दे दोनों को इस खंडर में। लाल साड़ी वाली औरत रोने लगी। बदहवास हालत में खड़ी अर्चना ने उसकी तरफ देखा। उस औरत के पेट से खून बह रहा था। अपने पेट को थामे उस औरत का हाथ भी खून से रंगकर लाल हो रहा था। औरत के पेट से बहते खून का एक भी कतरा कमरे की जमीन पर नहीं गिर रहा था। कमरा अर्चना के दिमाग को एक झटका सा लगा, क्योंकि अब वह खंडर में नहीं बल्कि अपने कमरे में ही मौजूद थी। एक ही पल में अर्चना का मन उस लाल साड़ी वाली औरत के लिए सहानुभूति से भर उठा। तुम तो बेगुनाह थी, अर्चना ने कहा तो वह रोती हुई औरत चुप हो गई। हाँ, मैं बेगुनाह थी, उस औरत ने बहुत रहस्यमयी आवाज में धीरे से पूछा। जानती हो उन लोगों ने मुझे कहाँ दफनाया? कहाँ? अर्चना को कुछ कुछ अंदेशा हो चला था। वहीं जहाँ तुम्हारा गार्डन है। मुझे दफनाकर मेरी लाश के ऊपर आम का पेड़ लगा दिया और सबको बता दिया कि मैं रात को किसी के साथ भाग चुकी हूँ। किसी को मेरे कत्ल का पता न चला। वो औरत फिर रोने लगी और अर्चना के दिमाग में जैसे बम के धमाके होने लगे। मेरे किचन गार्डन में लाशें दफन है। उन लोगों ने मुझे मार दिया। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल पाई। मेरी रूह इस खंडर में भटकने लगी। वो औरत जो अभी भी रो रही थी, अचानक से जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हंसते कहने लगी, लेकिन फिर मैंने भी उसको नहीं छोड़ा। अगले ही दिन मुझे मारने वाले का ऐसा एक्सीडेंट हुआ, उसके पर खच्चे उड़ गए। एक्सीडेंट? अर्चना को कुछ समझ नहीं आया था। वह औरत खिलखिलाती हुई खूब हंस रही थी। उसके हंसने की आवाज सुनकर परवीन और बच्चे कहीं जाग न जाए। अर्चना को चिंता हुई, मगर ऐसा नहीं हुआ। औरत की हंसी थम ही नहीं रही थी। उसका अट्ठास पूरे कमरे में गूंज रहा था। क्या तुमने कराया था एक्सीडेंट? अर्चना ने फिर उस औरत से पूछा, जो हंसती हुई हवा में इधर से उधर उड़ रही थी। अर्चना का सवाल सुनते ही वह औरत हवाई जहाज की तरह हवा से उतरी और अर्चना के सामने खड़ी होकर लहराने लगी। हाँ, मैंने कराया एक्सीडेंट। मुझे दफनाने के बाद अगले दिन वह दोनों आदमी इस तरह काम करवाने आए जैसे पिछली रात यहाँ कुछ हुआ ही नहीं था, मगर हुआ तो था। उस औरत ने अर्चना की आंखों में झांका। उसके इस अंदाज से अर्चना सिहर गई। उन लोगों ने मुझे मार दिया। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल पाई। मेरी रूह इस खंडर में भटकने लगी। जैसे ही सूरज ढला वैसे ही मेरी रूह उन दोनों के सामने आ गई। मेरा कत्ल करने वाला जमींदार मेरी रूह को देखकर अपने होशो हवास खो बैठा और पागलों की तरह चिल्लाता अंधाधुंध इस तरह भागा कि सामने से आ रहा ट्रक भी नहीं देखा और उसके पहियों के नीचे आकर वो औरत गला फाड़ फाड़ कर हंस रही थी और वह दूसरा आदमी, उसका साथी जिसने मुझे पकड़ा था, उसकी तो और भी बुरी हालत हो गई। जीते जी मर गया है वह। अचानक उस औरत ने हंसना बंद कर दिया, मगर मैं छोड़ूंगी उसे भी नहीं।
इसीलिए तो आज तक इसी जगह पर रुकी हुई हूँ कि कभी ना कभी तो आएगा ही वह। वो लाल साड़ी वाली औरत अपने लंबे काले घुंघराले बालों को झुमाने लगी। देखते ही देखते उसके बालों से लंबे लंबे पतले पतले काले काले सांप फुफकारते हुए निकलने लगे। झूमते हुए वो औरत कह रही थी, उस दिन के बाद से मुझे अपने खून का बदला लेने का जुनून सवार हो गया। मैं मार दूंगी, सबको मार दूंगी। नहीं, तुम सबको नहीं मार सकती। अर्चना इस बार इतनी जोर से चिल्लाई कि उसके आंसू निकल पड़े। अर्चना, अर्चना, तुम रो क्यों रही हो? अर्चना सुबक रही थी। अर्चना को परवीन की आवाज़ सुनाई देने लगी। मम्मी, मम्मी। अर्चना की बेटी की आवाज़ भी अर्चना के कानों में पड़ रही थी। अर्चना ने आंखें खोली तो देखा परवीन और उसके बेटा बेटी अर्चना के पास में खड़े बैठे उसे जगा रही है। वह खंडर, वह जमींदार, उसका साथी, वो औरत, उसका कत्ल, एक के बाद एक बात अर्चना के दिमाग में दोहराने लगी। बहुत मुश्किल से अर्चना खुद को वर्तमान से जोड़ पाई और सबकी ओर देखकर मुस्कुराई। परवीन ने बुखार से तपती, पसीने से लथपथ अर्चना की अजीब हालत देखकर कहा, अर्चना, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तुम लेटी रहो, आज पूरा दिन आराम करो और आज के लिए ऑफिस की छुट्टी भी कर लो। परवीन की बात मान अर्चना लेटी रही, लेकिन उसको ये समझने में बहुत दिक्कत आ रही थी कि अभी थोड़ी देर पहले उसने जो भी देखा वह सच था या सपना, या फिर उसकी अपनी कल्पना। अर्चना को अपने शरीर से खून निचुड़ सा गया महसूस हुआ। बहुत कमजोरी लगने लगी। उसने फिर आंखें बंद कर ली। अर्चना की खराब तबीयत को देखते हुए परवीन ने भी उस दिन की छुट्टी कर ली। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। उस औरत और अपने गार्डन में दफन दो दो लाशों का जिक्र भूले से भी अर्चना ने परवीन से नहीं किया। परवीन अर्चना के दाम्पत्य जीवन में यह पहली ऐसी घटना हुई थी जब अर्चना ने परवीन से कुछ छुपाया था। अब अर्चना पूरी तरह चौकस चौकन्नी रहने लगी। उसने खुद को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वह औरत कभी भी कहीं भी नजर आ सकती है। लेकिन पूरे 3 महीने हो गए थे, ना तो वह औरत नजर आई थी और ना ही उसके रोने की आवाज़ सुनाई दी। अर्चना यह सोच रही थी कि एकाएक वह औरत कहाँ गायब हो गई है। लेकिन इस बात से भी ज़्यादा दूसरी ये बात अर्चना को परेशान कर रही थी कि वह औरत मुझे इतनी बार दिखाई दी, मुझसे उसने बात भी की, अपनी आप बीती सुनाई, मगर एक बार भी उस औरत के घर में होने का एहसास परवीन को क्यों नहीं हुआ। ना ही वह और परवीन ने उस औरत को देखा, ना ही वह औरत खुद परवीन के सामने आई। ऐसा क्यों? अर्चना ने यह तो सुन रखा था कि जादू टोना करने वाले और तांत्रिक आदि लोग भूतों को अपने काबू में कर लेते हैं, लेकिन अर्चना किसी जादू टोना करने वाले या किसी तांत्रिक को ना तो मानती थी और ना ही वह किसी के माध्यम से उन तक पहुंचकर जादू टोने की मदद लेना चाहती है। हाँ, जादू टोने में यकीन रखने वाले लोगों को जिस तरह से भूत प्रेत से डर लगता है, वैसा किसी प्रकार का भय अर्चना के मन में भी नहीं था। लेकिन अचानक उस औरत के सामने आ जाने से अर्चना जरूर भयभीत हो जाती है। गार्डन में 2-2 लाशें दफन हैं, ये सच्चाई भी अर्चना को डरा नहीं पाई, क्योंकि अर्चना मानती है कि जमीन के नीचे सदियों पुरानी न जाने कितने जानवरों और इंसानों के अवशेष दबे हुए हैं। बस जब इनके दबे होने का पता लग जाता है तो इंसान डरने लगता है। सब कुछ सामान्य होने लगा, मगर फिर भी सब लोग अभी भी हॉल जैसे एक बड़े कमरे में
सो रही है। परवीन ने अर्चना से कहा भी कि हमें ये नए मकान में आए हुए बहुत दिन हो चुके हैं, अब तो बच्चों को उनके कमरे में सुलाया करो। मगर अर्चना ने बहाना बना दिया कि उसे बच्चों के बगैर नींद नहीं आएगी। इस पर परवीन ने हंसकर कहा, हमेशा बच्चों की चिंता करती हो, कभी कभी बच्चों के पापा की भी चिंता कर लिया करो। परवीन का इशारा समझ अर्चना ने खुद से कहा, मैं समझती हूँ परवीन, लेकिन अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं। अर्चना को समझ में नहीं आया कि वह परवीन को क्या जवाब दे। एक शाम काम से लौटकर परवीन और अर्चना दिन भर की बातें एक दूसरे से शेयर कर रहे थे कि तभी परवीन के पास उसकी मम्मी का फोन आया। अर्चना के कहने पर परवीन ने कॉल रिसीव कर फोन का स्पीकर ऑन कर दिया। मम्मी कह रही थी, परवीन बेटा, मेरे कमरे की छत और दीवारों पर सीलन बहुत हो गई है, जिसके कारण छत और दीवार का प्लास्टर चिटक कर टूट रहा है। कभी भी किसी भी तरफ का प्लास्टर टूटकर गिर सकता है। तो तुम्हारे भैया लोग कह रहे हैं कि मिस्त्री लगाकर कमरे की मरम्मत करवाएंगे। परवीन ने अर्चना की ओर देखते हुए कहा, मम्मी, कमरे की मरम्मत बहुत जरूरी है। भैया सही कह रहे हैं, मैं कल ही पैसे लेकर आता हूँ। पैसे की बात सुनकर अर्चना ने भी सर हिलाकर अपनी सहमति प्रदान कर दी। मम्मी ने कहा, नहीं बेटा, मैंने तुम्हारे पास पैसे के लिए फ़ोन नहीं किया है। दरअसल बड़ी बहू कह रही है कि घर में मरम्मत का काम चलेगा तो तुम्हारे पापा को बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए बहू कह रही है जब तक यहाँ काम चले तब तक हम तुम्हारे यहाँ आकर रह ले। मम्मी की बात सुनकर परवीन बोला, अरे मम्मी, इसमें पूछने बताने की क्या ज़रूरत है। भाभी बिल्कुल सही कह रही है, और ये भी तुम्हारा घर है, जब मन करे तब आ जाओ, और जब तक कमरे की मरम्मत चले सिर्फ तब तक क्यों, तुम हमेशा के लिए मेरे पास आ जाओ। लेकिन तुम तो गृह प्रवेश के बाद आई ही नहीं, कितनी बार हमने तुम्हें बुलाया। मम्मी ने कहा, आ तो जाए बेटा, मगर आगे की बात मम्मी ने अधूरी छोड़ दी। फिर उन्होंने कहा, अच्छा, मैं और तुम्हारे पापा कल तुम्हारे घर आ रहे हैं। परवीन ने खुश होते हुए कहा, ठीक है मम्मी, चलो कमरे की मरम्मत के बहाने ही सही, कम से कम तुम और पापा यहाँ आ तो रहे हैं। और मम्मी, तुम इस घर को नया मकान बोला करो, मुझे ये सुनना अच्छा नहीं लगता है, तुम्हारा घर तुम्हारा घर। उर्मिला जी, अर्चना की सास ने हंसते हुए कहा, ठीक है बाबा, अब नहीं कहूँगी तुम्हारा घर, हम लोग कल से नए मकान में आ रहे हैं। अब ठीक है मम्मी, तुम अपनी तैयारी कर लेना, मैं सुबह सुबह आकर तुम्हें और पापा को ले आऊँगा। ठीक है बेटा, मम्मी ने जवाब दिया और कॉल कट हो गई। उर्मिला जी की मजबूरी थी जो उन्हें परवीन के घर आकर रहना पड़ रहा था, वरना परवीन के पापा की जिस तरह गृह प्रवेश में तबीयत खराब हो गई थी, उसके बाद में उनका बिल्कुल मन नहीं हुआ था नए मकान में आने का। अगले दिन बहुत ही सुबह सुबह जल्दी उठकर परवीन अपने मम्मी पापा को अपने घर ले आया। घर आते ही अर्चना ने सास ससुर के पैर छूकर उनका स्वागत किया। परवीन ने अपने पापा को व्हील चेयर से उठाकर बेड पर बैठा दिया। फिर परवीन को बिना नहाए ही अपने मम्मी पापा को लेने गया था। वो नहाने के लिए बाथरूम में चला गया और अर्चना अपने सास ससुर के लिए लड्डू और पानी ले आई। उर्मिला जी ने अपने पति को लड्डू दिखाते हुए पूछा, आप खाओगे लड्डू? तो उन्होंने आंखें दूसरी तरफ घुमा ली। उर्मिला जी समझ गई अभी उनका मन नहीं है। फिर उर्मिला जी ने वो लड्डू अपने मुंह में रख लिया और लड्डू की मिठास का आनंद लेते हुए अपने पति की तरफ देखा, जो सामने दीवार की ओर न जाने क्या देख रहे थे। सास ससुर के घर आ जाने से अर्चना को बहुत अच्छा लगा। बड़े बुजुर्गों की रौनक ही अलग होती है। अर्चना को पता था कि ससुर जी लिक्विड ज़्यादा लेते हैं, इसीलिए अर्चना ने अभी उनके लिए रेडीमेड ओट्स बना दिए थे।
उर्मिला जी दीवान पर उनके पास बैठकर उन्हें चम्मच से खिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह खा नहीं रहे थे, बल्कि अपने लकवाग्रस्त शरीर से पूरी ताकत लगाकर शरीर के एकमात्र गतिशील अंग गर्दन को कड़ाते हुए पीछे की ओर हटते जा रहे थे। उर्मिला जी जरा सा खा लेने की मनुहार करने लगी तो वो अपनी आंखों से गुस्सा दिखाने लगे। अरे क्या हो गया आपको? इतना नखरा क्यों दिखा रही है और ये घूर क्यों रही है? मुझे डर लग रहा है। उर्मिला जी पीछे खिसक गई। तभी परवीन नहा धोकर तैयार हो गया। परवीन बेटा देखो, तुम्हारे पापा खा नहीं रहे हैं। अपनी मम्मी की बात सुन। परवीन ने मम्मी के हाथ से ओट्स वाली कटोरी चम्मच ले लिया। अरे मम्मी तुम समझ नहीं रही हो, आज पापा मेरे हाथ से खाएंगे, कहकर परवीन अपने पापा को ओट्स खिलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन तब भी उनका वही हाल रहा। पापा तो जैसे जिद पर अड़ गए। अर्चना भी वहीं खड़ी देख रही थी कि ससुर जी की गर्दन अभी भी अकड़ी हुई थी और वो सामने की दीवार को घूरे जा रहे थे, जैसे वो दीवार के पार कुछ देख रहे हैं। अर्चना को कुछ शंका सी हो रही थी, क्योंकि ये वही दीवार है जिस पर उसने खंडर देखा था। मगर पापा जी इसे क्यों घूर रहे हैं? नए मकान में आते ही पापा जी के व्यवहार में आए इस परिवर्तन को उर्मिला जी ने पहचान लिया। पिछली बार गृह प्रवेश में भी उनके अजीब व्यवहार की याद आते ही उनके चेहरे पर घबराहट फैल गई। वो कुछ कहने ही वाली थी कि तभी अर्चना ने कहा, मम्मी जी चलिए आप लोग आराम करिए चलकर। परवीन तुम पापा को अंदर कमरे में लिटा दो प्लीज, तब तक मैं नाश्ता लगा देती हूँ। परवीन ने अपने पापा को उठाकर व्हील चेयर पर बैठाया और कमरे में ले आया और सहारा देकर बेड पर लिटा दिया। उस समय दोनों बच्चे सो रहे थे। परवीन अर्चना ने बच्चों को बताया नहीं था कि दादा दादी आ गए हैं, वरना वो दोनों आज स्कूल की छुट्टी कर देते। अर्चना ने सास ससुर वाला कमरा बंद ही रखा। स्कूल का टाइम होने पर बच्चों को जगाकर तैयार किया और नाश्ता करा दिया। जब बच्चे स्कूल बस में बैठने जा रहे थे, तब अर्चना ने बच्चों को बताया कि आज तुम लोग छुट्टी में घर आओगे, तब तुम्हें घर में दादा दादी मिलेंगे। ये सुनते ही बच्चे बहुत खुश हो गए। अर्चना ने आज ऑफिस की छुट्टी कर ली थी, लेकिन परवीन का ऑफिस जाना बहुत जरूरी था। परवीन के लंच का टिफिन तैयार था। अर्चना ने परवीन को बैग पकड़ाया। परवीन अपने काम पर निकल गया। परवीन के जाने के बाद अर्चना अपने और उर्मिला जी के लिए नाश्ता ले आई। नाश्ते में अर्चना ने पनीर के पराठे बनाए थे। उसे पता है कि मम्मी जी को रेडीमेड सॉस पसंद नहीं है, इसीलिए उसने टमाटर की खट्टी मीठी चटनी घर पर ही बना ली थी। सास बहू ने एक साथ बैठकर बतियाते हुए नाश्ता करने लगी। वैसे तो अर्चना लगभग हर दूसरे दिन अपनी सासू जी से बातें कर सारे हालचाल बताती रहती थी, मगर सामने बैठकर बातचीत करने का मजा ही कुछ और है। उर्मिला जी ने अर्चना से उसके नए पड़ोसियों के बारे में पूछा तो अर्चना ने बताया सारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, कभी किसी के आपस में लड़ने झगड़ने की नौबत नहीं आती। यह सुनकर उर्मिला जी को अच्छा लगा। दोपहर के खाने का वक्त हो रहा है, बच्चे भी स्कूल से आने वाले हैं, इसीलिए अर्चना खाना बनाने की तैयारी करने लगी। उर्मिला जी ने पूछा, क्या सब्जी बनेगी अर्चना बहू? लाओ मैं काट दूं। अर्चना ने उर्मिला जी को काम करने से मना कर दिया तो उर्मिला जी ने कहा, खाली बैठे बैठे जी उब जाएगा। पुराने मकान में भी सब्जी भाजी काटने का काम मेरा ही था। ये सुनकर अर्चना ने सोचा, मम्मी जी कह तो सही रही है, वह खाली बैठे हुए उब जाएगी। उनको तो टीवी देखने का भी बहुत ज़्यादा शौक नहीं है, इसीलिए अर्चना ने आलू गाजर उर्मिला जी को पकड़ा दिए। आलू गाजर देखकर उर्मिला जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, जिसे देखकर अर्चना खुश हो गई। वह जानती है कि उसकी सासू जी को आलू गाजर की सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए जब आज सुबह सब्जी वाला आया तो अर्चना ने आलू गाजर और बैंगन खरीद ली थी। बैंगन भी सासू जी की पसंद की सब्जी है।
वो रात के खाने में बनेगी। दोपहर के खाने में राजमा चावल, रोटी सब्जी और खीरे का रायता बनेगा। यानी कि पूरे का पूरा मम्मी जी की पसंद का इंडियन खाना। दोनों बच्चे भी अपनी दादी की पसंद पर ही गए हैं। दोनों बच्चों को भी आलू गाजर की सब्जी और खीरे का रायता पसंद है। सास बहू ने मिलकर हंसते बतियाते हुए पूरा खाना बना लिया। स्कूल की छुट्टी हो गई। दादा दादी चिल्लाते हुए दोनों बच्चे घर में दाखिल हुए। दादी कहानी सुनाओ, दादी कहानी सुनाओ। अपनी पीठ पर स्कूल बैग लटकाए बेटी दादी के पैरों से लिपट गई। दादी दादी लड्डू बनाओ चलकर। बेटा भी अपनी दादी का हाथ पकड़कर खींचने लगा। दोनों बच्चों को अपनी दादी के हाथ के बने बेसन के लड्डू बहुत पसंद है। अपने पोता पोती का खूब लाड लड़ा रही थी उर्मिला जी। पहले दोनों लोग हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लो, फिर खाना खाओ, उसके बाद लड्डू और कहानी की बारी आएगी रात में, उर्मिला जी ने कहा। ठीक है दादी, कहकर दोनों बच्चों ने बैग अपने कमरे में रखा और हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलकर डाइनिंग टेबल पर आ गए। उर्मिला जी ने ही अपने पोती पोता को खाना परोसा। दादी दादी, मुझे आपके हाथ से खाना है। अनीशा ने अपनी दादी का हाथ अपने गाल से लगाते हुए कहा। मुझे भी दादी आपके हाथ से खाना है। अनीश ने भी दादी का हाथ पकड़ लिया। ठीक है, दोनों लोगों को खिला देती हूँ। अब खुश, कहकर दादी बारी बारी से दोनों बच्चों के मुंह में निवाले रखने लगी। नकलची बंदर अनीशा ने अपने भाई को चिढ़ाया तो अनीस ने भी अपनी जीभ निकालकर अनीशा को चिढ़ा दिया। उर्मिला जी बच्चों को खाना खिला रही थी। तब अर्चना अपने ससुर को देखने के लिए कमरे में गई। ससुर जी अभी भी सो रहे हैं। अर्चना ने धीरे से कमरे का दरवाजा बंद किया और वापस आ गई। बच्चे खाना खा चुके थे। अर्चना ने कहा, मम्मी जी, पापा जी को नाश्ता किए बहुत देर हो गई है, आप उन्हें जगाकर खाना खिला दीजिए। अरे हाँ बहू, तुम्हारे पापा तो आज बहुत देर तक सोए। नाश्ता करने के बाद इतनी देर तक वे कभी नहीं सोते, मैं देखती हूँ, कहकर उर्मिला जी ने बच्चों की खाई हुई थाली उठाई तो अर्चना ने उनके हाथ से थाली लेकर सिंक में डाल दी और बच्चों को होमवर्क करने के लिए कहा। उर्मिला जी ने हाथ धोए और अपने कमरे में आ गई। सुनो जी, उठो खाना खा लो, उर्मिला जी ने अपने पति का कंधा थपथपाते हुए कहा, मगर वे बहुत गहरी नींद में सो रहे थे। यह देखकर उन्होंने सोचा कि पुराना मकान तो सड़क किनारे है, दिन भर चिल्लको हुआ करती है, शायद इसीलिए ये यहाँ ठीक से सो नहीं पाते होंगे। यह शांति मिली है तो खूब अच्छी तरह से गहरी नींद सो गए हैं। उन्होंने पति को करवट बदलवा दी, फिर भी वो नहीं जागे। उर्मिला जी कमरे के बाहर आ गई तो अर्चना ने पूछा, मम्मी पापा खाना खाएंगे, थाली लगा दूं उनकी? नहीं बहू, वो तो बहुत गहरी नींद सो रही है, ऐसा लग रहा है महीनों की जगह है, आज नींद पूरी कर रहे हैं। आधा घंटा और सो ले, फिर जगा कर खाना खिला दूंगी। मम्मी जी, खाने का टाइम तो हो गया है, आप खाना खा लीजिए, अभी बच्चे पढ़ रहे हैं। फिर वह उर्मिला जी ने कुछ पल सोचा, फिर कहा, हाँ खाने का टाइम तो हो गया है, ऐसा करो बहू, तुम अपना खाना भी लगा लो, हम लोग ही खा लेंगे। जी मम्मी, कहकर अर्चना किचन में जाने लगी तो उर्मिला जी भी साथ में आने लगी। मम्मी जी आप बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। उर्मिला जी डाइनिंग टेबल पर आ गई। उर्मिला जी पहले अपने पति को खिलाए बगैर खाना नहीं खाती थी, मगर उनकी सभी बहुओं ने उन्हें खूब समझाया कि अब खाने का टाइम हो तो खाना खा लेना चाहिए। दोनों सास बहुओं ने साथ साथ खाना खाया। बहुत ही राजी खुशी और सामान्य तरीके से
दिन गुजर रहा था। कुछ असामान्य तो बस इतना ही कि परवीन के पापा की नींद नहीं खुल रही थी। उन्हें दोपहर के खाने के बाद ही दी जाने वाली दवा का टाइम भी हो गया था। 1 घंटे बाद फिर उर्मिला जी ने कमरे में जाकर देखा, परवीन के पापा अभी भी सो रहे थे। उर्मिला जी ने पति को करवट दिलवाकर आवाज लगाई, मगर वो तब भी नहीं जागे। अब उनको खाना खिलाना जरूरी था, इसीलिए उर्मिला जी ने उनके मुंह पर पानी की बूंदें टपकाई और उन्होंने आंखें खोल दी। क्या जी, कितनी देर तक सोओगे? चलो उठो, खाने का वक्त निकला जा रहा है। उर्मिला जी ने पति को सहारा देकर उठाया। तब तक अर्चना भी कमरे में आ गई थी। उसने झट से ससुर जी की पीठ के पीछे तकिया लगा दिया। फिर पूछा, मम्मी जी, पापा जी के लिए खाना ले आऊं? बहू तुम रहने दो, मैं ले आऊंगी। तुम्हारे पापा को दाल में एक रोटी मीस कर खिलाऊंगी। मैं मीस देती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम ही ले आओ। बस एक कटोरी दाल में एक ही रोटी मीसना। ठीक है मम्मी जी, कहकर अर्चना किचन में गई और शीघ्र ही ससुर जी के लिए एक कटोरी दाल में एक रोटी मीस कर ले आई और उर्मिला जी को कटोरी थमा दी। उर्मिला जी ने आधा चम्मच दाल रोटी लेकर पति के मुंह के पास किया, मगर ससुर जी ने मुंह खोलने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं जताई। वो शून्य में ताक रहे थे। अरे तनिक मुंह तो खोलिए, कहकर सासू जी ने उनके होठों के से चम्मच लगाया, मगर तब भी उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला। ओहो, आप भी बहुत जिद्दी है, कहकर उर्मिला जी ने अपनी दूसरी उंगली की सहायता से मुंह खोलकर चम्मच से निवाला अंदर कर दिया, जो ससुर जी ने तुरंत उगल दिया और एकदम से उन्होंने अजीब नजरों से अपनी पत्नी को देखा। फिर आंखें घुमाकर फिर सामने की ओर कुछ घूरा और फिर पत्नी की ओर तिरछी नजर कर देखा। क्या इधर उधर देख रहे हैं, खाना खाइए। उर्मिला जी ने उनका कंधा थपथपाया तो जैसे वो नींद से जागे। अब वो सामान्य नजरों से पत्नी को देख रहे थे। उर्मिला जी ने दूसरा निवाला मुंह में रखा तो वे धीरे से मुंह चलाने लगे। खाने में चबलाने लायक कुछ था ही नहीं। ससुर जी ने निभाने का गटक लिया तो सासू जी ने चम्मच से एक और निवाला उनके मुंह में रख दिया। आधा घंटा लगा, तब जाकर ससुर जी एक कटोरी दाल रोटी खा पाए। चावल भी खाएंगे पापा? अर्चना ने ससुर जी की ओर हल्का सा झुककर पूछा। अर्चना को देखते ही ससुर जी के भाव फिर बदल गए। वो कुछ भयभीत से लगे और अर्चना की ओर से गर्दन घुमा ली। अच्छा चावल मत खाइए, नहीं मन है तो। उर्मिला जी ने उन्हें दवा खिलाकर पानी पिलाया और रुमाल से उनका मुंह पोंछकर फिर से लिटा दिया। उर्मिला जी ने अर्चना को बताया, बड़ी बहू ने तुम्हारे पापा के लिए एडल्ट पैड ले ला दिया है, तो उसकी वजह से बहुत आराम हो गया है, वरना बार बार उन्हें बाथरूम ले जाना पड़ता था। रात में तो बहुत ही दिक्कत हो जाती थी। मम्मी जी, अब तो बीमार और बुजुर्गों के लिए, अकेले रहने वाले लोगों के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया सामान आ गए हैं। मैं आपके कमरे में इलेक्ट्रिक केटल रख दूंगी, जिससे रात बिरात कभी भी दूध पानी गर्म करने के लिए आपको किचन में नहीं जाना पड़ेगा। मम्मी जी, थोड़ी देर आप भी सो लीजिए, अर्चना ने कहा तो उर्मिला जी बोली, सोना नहीं है बहू, बच्चों के बेसन के लड्डू की फरमाइश पूरी करनी है। बेसन तो नहीं होगा मम्मी जी, शाम को मार्केट से ले आऊंगी और जो कुछ भी आपको मंगाना हो आप बता दीजिए, मैं पर्चा बना देती हूँ। शाम को मार्केट जाकर अर्चना सब सामान ले आई। जब परवीन काम से लौटकर घर में आया तो बेसन के लड्डू की खुशबू से पूरा घर महक रहा था। वह बेसन के लड्डू! परवीन ने अपना बैग अर्चना को पकड़ाती हुए कहा तो अर्चना मुस्कुरा दी। लो, खाकर बताओ कैसे बने हैं। उर्मिला जी ने परवीन को एक कटोरी में 2 बेसन के लड्डू लाकर दिए। परवीन ने झटपट हाथ मुंह धोए, पोंछे और कटोरी में से एक लड्डू उठाकर मुंह में रख लिया। लड्डू बहुत स्वादिष्ट बने थे। पापा कहाँ हैं? परवीन ने पूछा। तुम्हारे पापा के अंदर आज कुंभकर्ण की आत्मा घुस गई है, उर्मिला जी ने कहा। कुंभकर्ण की आत्मा मतलब? परवीन ने दूसरा लड्डू भी उठाकर मुंह में रख लिया।
मतलब ये कि आज सारा दिन ये बस सोए ही है। मैं पापा के पास जा रहा हूँ, कहकर परवीन पापा के कमरे में आ गया। अर्चना ने चाय चढ़ा दी थी। परवीन अपने पापा के साथ कमरे में बैठ गया। मम्मी भी वहीं आ गई थी तो अर्चना सबके लिए चाय और बिस्किट चिप्स लेकर वहीं आ गई। परवीन चम्मच से अपने पापा को चाय पिलाते हुए खुद भी अपनी चाय पीने लगा। इस समय पापा बहुत आराम से चाय पी रहे हैं। बच्चे भी अपने दादा दादी के पास बैठकर बिस्कुट खाने लगे। मम्मी पापा के घर आ जाने से घर में रौनक हो गई थी। सब लोग चाय पी रहे थे। उसी समय अर्चना की जेठानी का फोन आ गया। वह सास ससुर के हालचाल पूछ रही थी। अर्चना ने उर्मिला जी को फोन दे दिया। मम्मी प्रणाम। मम्मी आप चली गई हो तो घर में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत सूना सूना लग रहा है। बड़ी बहू ने कहा। यह सुनकर उर्मिला जी को बहुत अच्छा लगा कि इतना प्यार और मान सम्मान करने वाली बहुएं मिली है। चाय पीने के बाद परवीन ने पूछा, पापा बालकनी में चलेंगे? पापा ने आंखों से सहमति दे दी तो परवीन उन्हें व्हील चेयर पर बिठाकर बालकनी में ले आया। घर के बिल्कुल सामने वाले घर में सुनीता जी भी अपनी बालकनी में खड़ी थी। रात के खाना भी सास बहू ने हंसते बतियाते मिलकर बना लिया। ससुर जी के लिए पतली खिचड़ी बना ली गई। सबसे पहले उन्हीं को खाना खिलाया जाएगा। काफी देर बालकनी में बैठने के बाद परवीन ने पापा को कमरे में लाकर लिटा दिया। रात के 9 बजने वाले थे। अर्चना ने कहा, मम्मी जी कल सुबह हम लोग पास में ही बने शिव मंदिर में दर्शन करने चलेंगे। मंदिर जाने की बात सुन उर्मिला जी बहुत खुश हो गई। फिर बोली, लेकिन बहू कल सुबह तो तुम ऑफिस जाओगी। अर्चना ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी जी कल हाफ डे है, मैं नहीं जाऊंगी, परसों संडे है। अच्छा तो ठीक है, सासू जी ने कहा। डिनर टाइम हो गया था। सबसे पहले पापा जी के लिए थाली परोसी गई। खिचड़ी के साथ थोड़ा सा दही भी रख दिया गया। अर्चना ने ससुर जी की थाली उर्मिला जी को दे दी। अपने पति को खाना खिलाने के लिए उर्मिला जी कमरे में पहुंची तो देखा वे फिर सो गए। ओहो, आज तो आपने कमाल ही कर दिया, लग रहा है जन्मों की जगह हो। अरे, जब दिन में ही सोने का कोटा पूरा कर लिया है तो पता नहीं रात में कैसे सो पाओगे। अब रात में क्या सोओगे, मुझे ही परेशान करोगे। उर्मिला जी बेड टेबल पर थाली रखते हुए बोली, अरे अब उठ भी जाइए। आवाज देने पर भी जब वो नहीं उठे तो उर्मिला जी ने उन्हें उठाकर बैठाने का प्रयास करने लगी। वो ऐसे लहराकर इधर उधर लुढ़क रहे थे कि उन पर नशा सा चढ़ा लग रहा था। ये देखकर उर्मिला जी घबराने लगी और परवीन परवीन पुकारने लगी। उर्मिला जी की आवाज सुन अर्चना का दिल किसी आशंका से कांप गया। परवीन, अर्चना तुरंत कमरे में पहुंचे। परवीन ने लपक कर अपने पापा को संभाला और ठीक से बिठाया। पापा पापा, परवीन ने पुकारा। तब बड़ी मुश्किल से उन्होंने आंखें खोली। अब वो थोड़े सामान्य लग रहे थे। उर्मिला जी भी उन्हीं के पास बैठकर उनके पीठ सहलाने लगी। थोड़ी देर बाद वो उनको खिचड़ी खिलाने लगी। बड़ी मुश्किल से 2-4 निवाले खाने के बाद ही उनको अरुचि होने लगी तो उर्मिला जी ने कहा, अरे खा लो, खाओगे नहीं तो चलोगे कैसे? वैसे भी जरा सी खिचड़ी लाई थी, वह भी आप पूरा नहीं खा रहे हो। मूंग की खिचड़ी तो आपको पसंद है, खा लो 2-4 कोर और। जबरदस्ती करके मम्मी जी ने पापा जी को 2-4 चम्मच खिचड़ी और खिला ही दी। फिर परवीन ने अपने पापा को कुल्ला करवाकर दवा खिलाई, फिर उन्हें लिटा दिया। उसके बाद उर्मिला जी, परवीन, अर्चना और बच्चों ने एक साथ खाना खाया। सोने का वक्त हो गया। आज दोनों बच्चे अपनी दादी के साथ लेटकर कहानियां सुनने वाले हैं। जाने कितने दिनों बाद परवीन और अर्चना कमरे में अकेले होंगे। बेहद खूबसूरत मिलन के पल बिताने के बाद परवीन सुकून की नींद सो गया। तृप्त अर्चना भी खूब गहरी नींद में सो रही थी कि भरी नींद में उसे लगा कि कोई उसको उसके कानों में खुसफुसा रहा है, अर्चना अर्चना। अर्चना की नींद टूट गई, मगर नींद की अधिकता के कारण उसकी आंखें नहीं खुल पा रही है। अर्चना अर्चना। पर किसी ने धीरे से, फिर किसी ने धीरे से पुकारा, अर्चना।
आंखें बंद किए हुए खुमारी में लेटी अर्चना ने दिमाग पर जोर डालकर आवाज को पहचानने की कोशिश की। यह कौन है जो उसे बुला रहा है? किसी औरत की महीन सी आवाज है जो उसे बार बार पुकार रही है, अर्चना अर्चना। अर्चना ने आंखें खोली तो उसकी सांस जहां की तहां अटक गई। बहुत दिनों बाद लाल साड़ी वाली वह औरत फिर नजर आ रही है। अर्चना के मुंह पर झुकी हुई दमदमाते हुए गोरे चेहरे पर खुले बिखरे लंबे बाल लहरा रहे हैं। उस औरत को अपने ऊपर इस तरह झुका देख अर्चना की आंखें फटी की फटी रह गई। डरावनी ना होते हुए भी वह कितनी डरावनी लग रही है। अर्चना, वो औरत अर्चना के कान के पास अपना मुंह ना कर बोल रही थी। फिर भी उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही है। उसके बाल अर्चना के मुंह पर लहरा रहे थे। अर्चना को लगा ये बाल नहीं बल्कि लंबे लंबे पतले पतले काले सर्प हैं जो गर्म फुकार छोड़ते हुए उसके मुंह पर सरसरा रही है। अर्चना को उन बालों के एहसास से लिजलिजी सी होने लगी। अर्चना, मैं तुम्हारा मकान छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। मुक्ति मिल गई है मुझे, वो औरत अर्चना के कान में बोल रही है। अर्चना ने भी चाहा कि अपने मुंह पर से वह उसके बाल हटा दे। कान में फुसफुसाती हुई औरत को एक जोर का धक्का देकर अपने पास से हटा दे, लेकिन अर्चना का अपने हाथों पर कोई जोर नहीं रह गया है। उसे तो अपने हाथों का एहसास ही नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके हाथ ही नहीं है। अर्चना ने उंगलियां चलाने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन उंगलियां पता नहीं कहाँ है। अर्चना, चलो मेरे साथ, कुछ दिखाना है। वह औरत अर्चना से दूर सरक गई तो अर्चना के मुंह पर से सांप जैसे उसके बाल हटे। अर्चना की सांस में सांस आई। आओ अर्चना, वो औरत फिर बोली। अर्चना ने अपने पैर हिलाए, मगर पैर होने का एहसास भी नदारद था। अर्चना को लग रहा है पता नहीं उसका शरीर है भी या नहीं। अर्चना ने खुद को 1 इंच भी हिला नहीं पा रही थी। अपने ही शरीर पर उसका नियंत्रण खत्म हो गया है। अचानक अर्चना को बहुत ठंडा एहसास हुआ। ये ठंडा एहसास उसको अपनी कलाई पर महसूस हुआ, जैसे किसी ने बर्फीले हाथ से उसकी कलाई पकड़ ली है। साथ ही उसे अपने हाथ पर खिंचाव महसूस हुआ, मानो कोई उसे घसीट रहा है। चलो अर्चना, और देर ना करो, तुम्हें कुछ दिखाना है। वो औरत अर्चना के करीब आकर लहरा रही थी। क्या दिखाना है? अर्चना ने पूछना चाहा, मगर उसके मुंह से आवाज नहीं निकल पाई। अर्चना खुद को बिल्कुल भी हिला तक नहीं पा रही थी, लेकिन अचानक एकदम से वह उठ गई। जरा सी भी ताकत लगाए बिना किसी अदृश्य शक्ति ने उसे उठाकर बैठा दिया। कमरे में पीला नाइट बल्ब जल रहा है। अर्चना की आंखें हल्की सी खुलती, सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिख रहा है, लेकिन वह लाल साड़ी वाली औरत अर्चना को बिल्कुल साफ नजर आई। अर्चना उसकी तरफ बढ़ती जा रही है। अर्चना की कलाई पर मौजूद अदृश्य ठंडी पकड़ ही उसे और खींच रही है। अर्चना को ताज्जुब लगा कि वह चल ही नहीं रही है, फिर भी आगे बढ़ती जा रही है, खड़े खड़े सरकती जा रही है। उस औरत के पास जाकर अर्चना खुद ही रुक गई। अर्चना समझ गई कि किसी ने उसे यहाँ तक लाकर रोक दिया है और उसका हाथ छोड़ दिया है, क्योंकि उसे अपनी कलाई पर महसूस हो रहा है बर्फीले हाथ का एहसास खत्म हो गया था। उधर देखो, अर्चना ने बिल्कुल सामने खड़ी औरत ने अपना लचीला हाथ उठाकर सामने की दीवार की ओर इशारा किया। बिना किसी प्रयास के अर्चना की गर्दन सामने की दीवार की तरफ मुड़ गई। देखा, दीवार पर उभर रहे दृश्य को देखकर अर्चना की आंखें सिकुड़ गई। एक बार फिर अर्चना को सामने दीवार पर एक खंडर नजर आया। ये वही खंडर है जिसमें पहले भी एक बार वह जा चुकी थी, जिसके भीतर ठेकेदार और उसके साथी ने मिलकर अपने एक साथी और उस मजदूर औरत का कत्ल कर दिया था। उसी दिन की तरह अर्चना खंडर के भीतर आ गई तो फिर से वही सब कुछ देखा जो उस रात देख चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि वह एक ही फिल्म को 2 बार देख रही है।
खंडर के अंदर 2 मजदूर खंडर के मलबे को खोद रहे थे और 2 मजदूर औरतें बाहर खड़े ट्रैक्टर में वो मलबा भरवा रही थी। आज भी उन मजदूर औरतों में से एक औरत वही थी जो अभी अभी अर्चना को उठाकर खंडर में लाई है। झक सफेद अंग्रेज जैसी खूब गोरी, लाल साड़ी पहनी, हाथों में भर भर लाल चूड़ियां, जो मलबा उठाते समय खनखना रही थी। अर्चना उन सबको देख रही थी, मगर आज भी किसी का भी ध्यान खंडर में किनारे खड़ी अर्चना पर बिल्कुल नहीं था। वह लाल साड़ी वाली औरत ने भी अर्चना की तरफ नजर नहीं डाली। उस रात की तरह एक अधेड़ उम्र का जमींदार उन मजदूरों को निर्देश दे रहा था, सब लोग ट्रैक्टर में बैठकर घर जाओ, सुबह 8 बजे तक आ जाना। जमींदार की बात सुन सभी मजदूरों ने अपने हाथ में पकड़े फावड़े, तसले, कुदाले आदि किनारे रख दिए और पसीना पोंछते हुए ट्रैक्टर पर चढ़ गए। अर्चना देख रही थी, बिल्कुल उसी रात की तरह इठलाकर चलती हुई वह लाल साड़ी वाली औरत भी अपनी साड़ी के पल्लू को झटक कर धूल गर्दा झाड़ती हुई ट्रैक्टर में बैठने के लिए जाने लगी तो जमींदार ने उस औरत की कलाई पकड़कर उसे रोक लिया और धीरे से आंखों से कुछ इशारा करते हुए बोला, तुम रुक जाओ, तुमसे जरूरी काम है। कहकर वह जमींदार मुस्कुराया। बदले में वह औरत भी उस आदमी को झटका देकर अपना हाथ छुड़ाकर बोली, ठीक है, हम उधर बैठे हैं, आ जाना थोड़ा जल्दी। कहकर वह औरत मुस्कुराती हुई खंडर के एक अंधेरे कोने में गुम हो गई। अर्चना ने अंदाजा लगाया कि अब 2 आदमी खंडर में आने चाहिए, जैसे कि उस रात आए थे, शराब और दावत का सामान लेकर। अर्चना का अंदाजा बिल्कुल सही निकला। शीघ्र ही खंडर में 2 आदमी और आ गए थे। आज भी उन दोनों की शक्लें को नजर नहीं आई। पहले से मौजूद जमींदार ने उन दोनों आदमियों से हाथ मिलाया और फिर वो तीनों खंडर के उसी अंधेरे हिस्से की तरफ चले गए जहां कुछ देर पहले वह औरत गई थी। अर्चना को पता था कि अब क्या होने वाला है, लेकिन अर्चना ने अंदाजा नहीं लगा पा रही है कि वो औरत दोबारा उसी खंडर को मुझे दोबारा क्यों दिखा रही है। फिर उस रात की तरह होने वाली बहस होगी और फिर कत्ल। अर्चना सोच ही रही थी कि अर्चना के कान में उन आदमियों की बहसबाजी की आवाजें आने लगी। इस समय भी अर्चना उन आदमियों से जरा सी दूरी पर ही खड़ी थी, मगर ऐसा सुरमई अंधेरा था कि किसी के चेहरे साफ नजर नहीं आ रहे थे। इस बार ये सब कुछ देखकर अर्चना बिल्कुल भी हैरान नहीं हो रही थी। वो चुपचाप खड़ी सब देख रही थी या उसे देखना पड़ रहा था। उस रात कत्ल के दृश्य ने जरूर अर्चना को विचलित कर दिया था और आज भी निर्ममता से हुए 2-2 कत्ल अपनी आंखों से देखने पड़ेंगे। अर्चना ये सोच ही रही थी कि उन तीनों आदमियों में हाथापाई शुरू हो गई। उन्हीं के साथ अंदर भी आई लाल साड़ी वाली औरत इस समय भी सहमी सी अलग खड़ी थी। खंडर में पहले से मौजूद जमींदार ने किनारे रखी कुदाल उठा ली, जिसे देखकर उसका एक साथी सहम गया। उसे मौत दिखाई दी, वो भागा, लेकिन जमींदार के दूसरे साथी वह भागने वाला था कि तभी वहीं मौजूद तीसरे साथी ने उसे पीछे से कसकर पकड़ लिया। जमींदार ने भग से उस आदमी के पेट में कुदाल घुसा दी। उस आदमी के पेट से खून का फव्वारा निकल पड़ा और वो आदमी फड़फड़ा कर ढेर हो गया, जिसे देखकर अर्चना को मितली सी महसूस हुई। अब जमींदार औरत का कत्ल करेगा, इस ख्याल से ही अर्चना की टांगे कांपने लगी। छोड़ो मुझे छोड़ो। अर्चना ने देखा जमींदार के साथी ने उस लाल साड़ी वाली औरत को कसकर पकड़ लिया है और उसका हाथ पकड़कर उमेट दिया। लाल साड़ी वाली औरत दर्द से करहा उठी। अपने हाथों को थामे हुए वह गुर्राई, मैं सबको बता दूंगी तुम लोगों ने खून किया है, खत्म करो इसको भी। जमींदार बोला। औरत को उसके साथी ने कसकर जकड़ लिया। वो औरत पैर पटकते हुए चिल्लाई, तुम दोनों नहीं बचोगे, बचेगी तो तू नहीं। कहकर जमींदार ने एक बार फिर उसी रात की तरह अपने हाथ में पकड़े खून सनी कुदाल को उस औरत के पेट में घुसाकर उसका शरीर ठंडा कर दिया। जमींदार ने कुदाल को एक तरफ फेंक दिया। जमींदार का साथी और जिसने औरत को पीछे से पकड़ रखा था वो सामने आया और बोला, दफना दे दोनों को इस खंडर में। जमींदार कुछ जवाब दे पाता उससे पहले ही अचानक एकदम से आसमानी बिजली चमकी और अर्चना को जमींदार के साथी का चेहरा नजर आया।
उसे देखते ही अर्चना उसे पहचान गई और अर्चना गला फाड़कर चिल्लाई, पापा जी। अर्चना को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो जो कुछ भी देख रही है वो सच भी हो सकता है। मजदूर औरत को पकड़ने वाले मेरे ससुर जी थे। अर्चना को चक्कर आने लगे, खंडर घूमने लगा सा महसूस हुआ। मेरे ससुर जी लोगों के कातिल है। तो उस औरत ने सही कहा था, वह दूसरा आदमी उसका साथी जिसने मुझे पकड़ा था, उसकी तो और भी बुरी हालत हो गई, जीते जी मर गया है वह। यानी मेरे ससुर और औरत की ही रूह देखकर डर गए थे और उसी वक्त उन्हें लकवा मार गया था। अर्चना के सामने एक ऐसा सच आया था जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। अर्चना को उस औरत की कही हुई एक और बात या कसम याद आई कि मगर मैं उस छोड़ूंगी नहीं, उसे भी नहीं। इसीलिए तो आज तक इसी जगह पर रुकी हुई हूँ कि कभी ना कभी तो आएगा ही। अर्चना लाल साड़ी वाली औरत ने अर्चना को पुकारा। अर्चना ने पीछे पलटकर देखा। वो औरत हॉल के एक कोने में खड़ी अर्चना को पुकार रही थी। एक ही क्षण में अर्चना ने खुद को उस औरत के सामने खड़ा पाया। खंडर गायब हो चुका था। इस वक्त कमरे में इस तरह का अंधेरा था कि सब कुछ दिख रहा था मगर समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अर्चना को ही अपना शरीर ना दिख रहा था, ना शरीर का एहसास हो रहा था, यानी कोई भारीपन नहीं, रुई से भी हल्का वजन। कमरे के भीतर हवा में लहराती लाल साड़ी वाली औरत और काली घटाओं से उसकी पीठ पर छितरे बाल अर्चना के बदन में सिहरन पैदा करने लगे। सहसा अर्चना को लगा कि वो खुद भी जमीन पर नहीं खड़ी है। उसके पैरों तले जमीन होने का कोई एहसास नहीं है। अपने को हवा में टंगा देख अर्चना खुद से ही डर गई। अर्चना, उस औरत की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। जब तुम्हारे यहाँ गृह प्रवेश में तुम्हारे ससुर आए थे तब मेरी रूह उनके सामने आ गई थी। मुझे लगा इस बार जरूर वो खौफ से मर जाएगा, लेकिन उसकी किस्मत इस बार भी उसे बचा ले गई। शायद तुम्हारे घर में हो रही सत्यनारायण की कथा के प्रभाव से ही वो बच गया। औरत की बात सुनकर अर्चना सन्न रह गई। उसे खूब अच्छी तरह याद था कि गृह प्रवेश में आए ससुर जी की तबीयत खराब हो रही थी। वह बहुत बेचैन से लग रहे थे, तो उस औरत की रूह नजर आ रही थी उन्हें। उस समय वो औरत हवा में लहराती हुई अर्चना के चारों ओर घूमने लगी, जिससे साई साई का शोर होने लगा। बहुत तेज हवाएं चलने लगी। उस रात में मैं उसके कमरे में गई थी। अचानक वो औरत अर्चना के पीछे आकर लहराने लगी। अर्चना ने गर्दन घुमाना चाहा मगर गर्दन अकड़ी सी लगी। अर्चना ने आंख तिरछी कर औरत को देखने का प्रयास किया तो वो औरत फिर अर्चना के सामने हवा में तैरती नजर आई। वह कह रही थी, मगर गजब तकदीर लिखा कर लाया था वो। दो कत्ल करने वाला बार बार मौत से बच रहा था। जब वह उस रात में उसके कमरे में गई थी उस समय तुम्हारी सास वहाँ बैठी सुंदरकांड पढ़ रही थी, इसीलिए मैं फिर से नाकामयाब हो गई। मुझे मारने वाला मेरे सामने जिंदा बैठा था। वो औरत गुस्से से लाल होने लगी। यह सब सुनती हुई अर्चना मुंह खोले हुए जोर जोर से सांस ले रही थी, जिसके कारण उसका गला सूखने लगा। मम्मी जी बता तो रही थी कि उनके कमरे में रात लाल साड़ी वाली कोई औरत आई थी जिसे वो पहचान नहीं पाई थी। अर्चना का बदन कपकपाने लगा। तथा तुमने तुलसी जी और उनकी पत्नी और दीनू को क्यों मारा? अर्चना के होठ बंद थे, फिर भी उसको अपने मन में आया सवाल सुनाई दिया। अर्चना और भी सहम गई और वो औरत अर्चना के सवाल का जवाब देने लगी। उस औरत के चेहरे का रंग गुस्से में तब्दील हो आया। वो दांत किटकिटाते हुए बोली, तुलसी जी और उसकी बीवी इस मकान की बंधेजी करवाने वाले थे ताकि कोई भूत प्रेत भटकती आत्मा इस घर में ना रह सके। अचानक वो गुस्से से लाल हो रही औरत की आंखों से काले रंग के आंसू बह निकले और वो सुबकती हुई कहने लगी, अगर घर की बंदेसी करा देते तो फिर मैं क्या करती? दुनिया खत्म होने तक यूं ही रूह बनी तड़पती रहती। मुझे भी तो तकलीफ होती है, मुझे भी शरीर चाहिए, मैं भी जन्म लेना चाहती हूँ। जादू टोना करने वाले लोग हम भटकती आत्माओं को बहुत पीड़ा पहुँचाते हैं, तरह तरह के धुएं सुलगाकर हमारा दम घोट देते हैं।
उस औरत ने अपनी लाल साड़ी के पल्लू से अपने आंसू पोंछे और कहा, वो बेवकूफ दीनू, उसको तो मैंने यूं ही अपना खौफ पैदा करने के लिए डरा दिया था। उसने मेरा काम कर दिया था। उसने बता दिया कि कोई औरत है इस मकान में, लेकिन माधव और दुर्गा को दीनू की बात पर यकीन नहीं हुआ। इसीलिए मुझे माधव दुर्गा के सामने भी आना पड़ गया। भाग गए वो दोनों। वो औरत अट्ठास करने लगी। उसका अट्ठास ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को थरथरा देने वाला था। फिर मैंने तुमको देखा अर्चना। मैं छत पर खड़े होकर तुम्हें डराने की कोशिश की, लेकिन तुम नहीं डरी। उस औरत की बोली में बहुत शांति थी। तुम्हें देखकर ना जाने क्यों लगा कि मुझे मुक्ति दिलाने में तुम मेरी सहायता कर सकती हो, लेकिन मुझे पता नहीं था कि जमींदार का साथी तुम्हारा ही ससुर था। ससुर का जिक्र आते ही वो औरत फिर घृणा से भर उठी। हवा में खड़ी अर्चना उस औरत की बातें सुन रही है। अगले ही पल, मैं जा रही हूँ अर्चना, अब मैं इस मकान में नहीं आऊंगी। अर्चना ने बदन में ठंडी सिहरन सी दौड़ गई जब उसने देखा कि वह औरत चक्रघिन्नी की तरह बहुत तेजी से घूमने लगी है। उसके बिखरे हुए हवा में उड़ते बाल बहुत भयानक लग रहे हैं। उसकी चूड़ियों की छनछनाहट से कान के पर्दे फटने लगे हैं। अर्चना आंखें फाड़े चक्रघिन्नी की तरह घूमती औरत को देख रही थी। तभी देखते ही देखते भयानक आवाज करती वो औरत चक्रघिन्नी की तरह घूमती हुई बालकनी से निकलकर रॉकेट की तरह सरसराती हुई काले आसमान की ओर चली गई और बहुत ऊंचाई पर जाकर वह पटाखे की तरह फट गई। एक जोरदार धमाका हुआ, फिर घूप अंधेरा छा गया और कलेजा चीर कर रख देने वाली एक चीख सुनाई दी। फिर किसी की आवाज आने लगी। कोई बहुत जोर जोर से पुकार रहा था, परवीन परवीन। ये आवाज अर्चना को भी सुनाई देने लगी। अर्चना ने आंखें खोल दी। पास में लेटी परवीन की नींद खुल गई। दोनों ने आवाज को ध्यान से सुना। कमरे के बाहर से उर्मिला जी चिल्लाकर परवीन को पुकार रही थी, परवीन परवीन परवीन। अर्चना जल्दी से कमरा खोलकर बाहर आए। उनकी मम्मी की आवाज किचन से आ रही थी। परवीन अर्चना दौड़कर किचन की तरफ आए तो देखा कि पापा किचन में व्हील चेयर पर बैठे हैं और उनकी गर्दन एक और लुढ़की हुई है। पापा की आंखें हैरत से खुली हुई है। उर्मिला जी उन्हें पकड़कर झिंझोड़ रही है। क्या हुआ पापा को? अपने पापा की ऐसी हालत देख बदहवास परवीन भी अपने पापा के शरीर को टटोलने लगा। पापा का शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। बोचक्की सी अर्चना किचन के दरवाजे पर ही रुक गई। वो किचन में मस्ताक और हम देख रही थी। दोनों बच्चे भी अपनी दादी की चीख सुनकर जाग गए थे और वह भी अर्चना के पीछे छुपकर देख रहे थे। अर्चना ने जल्दी से डॉक्टर को फोन किया, साथ में एम्बुलेंस को भी और अपनी जेठ जिठानी को भी खबर कर दी। परवीन अपनी मम्मी से पूछ रहा है, मम्मी तुम पापा को किचन में लेकर क्यों आई थी? उर्मिला जी रो रो कर बेहाल हुई जा रही थी। बेटा मैं तुम्हारे पापा को लेकर नहीं आई। मैं क्यों आऊंगी? अभी अभी मेरी नींद खुली तो देखा यह बिस्तर पर नहीं थे। मैं खुद डर गई कि यह तो अपने आप करवट भी नहीं ले सकते। तो फिर कहाँ चले गए? मुझे लगा शायद तुम लोग इन्हें उठाकर बाथरूम में लाए होंगे। बाथरूम में चेक किया तो वे यहाँ भी नहीं थे। तब मैंने देखा कि यह किचन में अपनी व्हील चेयर पर बैठे हैं। क्या? परवीन बुरी तरह चौंक गया। पापा खुद से व्हील चेयर पर बैठे हैं? वह अपने आप कैसे बैठ सकते हैं मम्मी? परवीन बौखलाने लगा। यह क्या कह रही हो मम्मी? तुमको कुछ होश भी है? बेटा मैं सच कह रही हूँ। उर्मिला जी ने दहाड़े मारकर रोना शुरू कर दिया था। पता नहीं कैसे यह अपने आप व्हील चेयर पर बैठ गए और किचन में आ गए। परवीन अपना माथा पकड़कर जमीन पर बैठ गया। हे भगवान, अब मैं भैया भाभी को क्या मुंह दिखाऊंगा? 24 घंटे भी नहीं हुए पापा को यहाँ आए और पापा परवीन को लग रहा है जैसे अपने पापा की मौत का कारण बन गया है वो। उर्मिला जी को संभालती हुई अर्चना देख रही है कि किचन की खिड़की खुली हुई है जिससे गार्डन में लगा आम का पेड़ साफ नजर आ रहा है। उसी के ठीक सामने पापा जी
व्हील चेयर पर बैठे हैं। किचन के दरवाजे पर ठिठकी खड़ी अर्चना कभी व्हील चेयर पर बेदम पड़े अपने ससुर को देखती तो कभी उसे कुछ देर पहले मजदूर औरत को पीछे से पकड़े हुए ससुर का चेहरा नजर आने लगता। डॉक्टर और सायरन बजाती एम्बुलेंस आ गई थी, जिसकी आवाज सुनकर पड़ोसी अपनी अपनी बालकनी में आकर देखने लगे थे तो कुछ लोग नीचे ग्रुप बनाकर खुसुर फुसुर करने लगे। उन्हीं लोगों के साथ खड़ी सुनीता जी कह रही थी, मैंने तो पहले ही अर्चना को बता दिया था। सभी पड़ोसी भी झांक झांक कर नए मकान की ओर देख रही थी। पुराने मकान से भैया और भाभी भी आ चुके थे। वो सब अपने पापा की ये हालत देखकर हैरान रह गए। डॉक्टर ने परवीन के पापा का चेकअप किया और कहा कि ही इज नो मोर, आई एम सॉरी। क्या कह रही है डॉक्टर साहब, ये ठीक तो हो जाएंगे ना? उर्मिला जी अपने होशो हवास खोने लगी। परवीन ने मम्मी को अपने सीने से कसकर चिपका लिया और रोते हुए बोला, पापा हमको छोड़कर चले गए मम्मी। यह सुनते ही उर्मिला जी अपनी छाती पीट पीट कर रोने लगी। अर्चना और उसकी जेठानियां अपनी सासू जी को संभालने और ढांढस बंधाने की कोशिश करने लगी। कैसे कैसे डॉक्टर साहब, क्या हो गया मेरे पापा को? कल सुबह ही तो यहाँ आए थे, तब बिल्कुल ठीक थे। परवीन के बड़े भैया को अपने पापा की अचानक इस तरह से हुई मौत पर यकीन नहीं हो रहा है। डॉक्टर ने पापा की मौत की वजह के बारे में जो कुछ भी बताया, अर्चना उसका अंदाजा पहले ही लगा चुकी थी। डॉक्टर साहब बता रहे थे, मौत की वजह तो हार्ट अटैक ही है। अटैक आधी रात के बाद पड़ा है और इन्हें दहशत की वजह से अटैक पड़ा है, जैसे इन्होंने किसी भूत को देख लिया हो। भूत? सभी लोग चौंक पड़े, सिर्फ अर्चना ही नहीं चौंकी। पूरा परिवार गुमजदा हो गया। लेकिन अर्चना को समझ में नहीं आ रहा था कि वो ससुर जी के मरने का गम मनाए या उस औरत के मुक्त हो जाने की खुशी। परवीन के पापा का स्वर्गवास हुए 1 महीना हो चुका है। शुद्धि हवन के बाद उर्मिला जी वापस अपने पुराने मकान चली गई। अर्चना ने बच्चों को उनके अलग कमरे में सुलाना शुरू कर दिया था। अब उसे किसी भटकती आत्मा का डर नहीं रह गया था। अर्चना ने कसम खा ली थी कि ससुर जी 2 कत्ल में साझीदार रही है। ये बात वो किसी को नहीं बताएगी, परवीन को भी नहीं, न ही किचन गार्डन में दफन 2 लाशों के बारे में खुद कभी सोचेगी। एक रात बेड पर बैठे लेटे हुए परवीन ने अपने पास लेटी अर्चना से पूछा, अर्चना तुम्हें ये अजीब नहीं लगता? इस बात पर तुम्हें विश्वास है कि पापा जी अपने आप व्हील चेयर पर बैठकर किचन में आ गए थे? अर्चना ने परवीन के चेहरे को ध्यान से देखा, फिर उसके माथे को सहलाकर चूम लिया और बोली, परवीन विश्वास तो मुझे भी नहीं होता, लेकिन हुआ तो ऐसा ही था। अब इसके पीछे क्या वजह थी ये तो ऊपर वाला ही जानता है। उसने ऐसा क्यों किया, इस बात की तह तक पहुंचना हम साधारण इंसानों के वश का नहीं है। इसीलिए अब तुम ये बातें सोचना बंद करो और मेरी तरफ देखो, कहकर अर्चना ने आंखों आंखों में परवीन को मिलन के लिए आमंत्रित किया। एकाएक परवीन का भाव बदल गया और उसने मुस्कुराते हुए अर्चना का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। अरे पहले लाइट तो बंद कर दो, अर्चना ने चौहल की तो परवीन ने करवट लेकर लाइट बंद कर दी। हॉल में अंधेरा हो गया और परवीन अर्चना के करीब खिसक आया। अर्चना बालकनी में बैठी ये सब बातें सोच रही थी। इतने में ही परवीन आते हैं और कहते हैं, जब से दोनों बच्चों की शादी हुई है घर में मन नहीं लगता। कल दोनों बच्चे घर आ रहे हैं। अर्चना भी खुश हो जाती है। बेटा भी नौकरी की वजह से शादी करके अमेरिका में ही सेटल हो गया है। परवीन और अर्चना के एक पोता और 2 नातिन है। बेटी भी शादी करके अपने ससुराल में खुश है। तो दोस्तों हमारी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।